आराधना डिग्री कॉलेज की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत वायुमंडल की जो विविध परतें हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। यानी वायुमंडल का जो स्तरीकरण है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वो कैसा है। यानी अपन ये जानते हैं कि जो वायुमंडल है उसके अलग अलग भाग है, तो वो जो अलग अलग भाग है उसकी जो अलग अलग परतें हैं उसका विभाजन किस आधार पर किया जाता है, और जो एक परत है या दूसरी परत है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके समाप्त होती है, या दूसरी जो परत है उसके शुरुआत होती है। इस तरह का अपन ये कह सकते हैं कि वायुमंडल का जो लंबवत जो वर्गीकरण है या विभाजन है उसको अपन क्या बोलते हैं, वायुमंडल का स्तरीकरण। तो जो वायुमंडल का स्तरीकरण है वो तापमान तथा अगर वायुदाब के आधार पर अगर देखा जाए, यानी दो चीज़ों के आधार पर, तापमान तथा वायुदाब के आधार पर, अगर अपन टेम्परेचर तथा प्रेशर के आधार पर अगर देखें तो वायुमंडल का जो लंबवत जो विभाजन है उसमें मुख्य रूप से अपन को जो परतें देखने को मिलती हैं वो 5 परतें पाई जाती हैं। यानी वायुमंडल का जो विभाजन है लंबवत रूप से तापमान और वायुदाब के आधार पर 5 प्रकार से किया जाता है। तो पहली जो परत आती है उसको बोलते हैं अपन सौमंडल। दूसरी जो है सौमंडल के बाद जो वायुमंडल की परत आती है ऊंचाई की ओर जाने पर, यानी सबसे नीचे है वायुमंडल का जो भाग है वो सौमंडल। सौमंडल से ऊंचाई की ओर जाओगे, दूसरे नंबर पे आता है समताप मंडल। सप्ताह मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद में आता है आयन मंडल, और सबसे ऊपर आता है वायुमंडल या जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। अब देखिए ये जो भी परतें हैं, एक तो इनकी जो ऊंचाई है, जैसे जैसे अपन धरातल से ऊंचाई की ओर जाओगे तो वो उसका अलग अलग इसकी जो सीमा है वो निर्धारित करती है। अगर अपन औसत रूप से देखें पहले सौमंडल, तो सौमंडल की जो हाइट है वो 0 से लगाकर 16 किलोमीटर के बीच में है। यानी अब इसमें भी एक ये है कि जो सौमंडल है भूमध्य रेखा पे और ध्रुव पे, यानी अगर अपन भूमध्य रेखा पे सौमंडल की सीमा माने तो उसकी अधिकतम सीमा होती है, और वो कितनी होती है 16 किलोमीटर। यानी भूमध्य रेखा पर तो जो सौ सीमा की ऊपरी सीमा है वो लगभग है 16 किलोमीटर, और सबसे कम इसकी देखने को मिलती है वो ध्रुव पे मिलती है, लगभग 6 से लगाकर 8 किलोमीटर के आसपास। यानी सबसे अधिक पे है भूमध्य रेखा पर और सबसे कम है वो ध्रुव पर। औसत रूप से अपन मानते हैं कि जो सौमंडल है उस परत की जो मोटाई है वो लगभग 16 किलोमीटर है। अब देखिए इस सौमंडल की एक विशेषता ये है कि जैसे जैसे अपन धरातल से ऊपर की ओर जाओगे तो इसके अंदर तापमान में कमी होती जाती है। यानी जैसे जैसे अपन धरातल से ऊंचाई की ओर जाओगे तो सौमंडल में तापमान में कमी होती है। इस सौमंडल के अंदर ही बहुत सारा परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको अपने परिवर्तन मंडल के रूप में भी जानते हैं। यानी जो सौमंडल है उसी के दूसरा नाम है परिवर्तन। यानी क्योंकि बहुत सारी जो मौसमी घटनाएं घटित है, चाहे मेघ का बनना, बादलों का बनना है, वर्षा का होना है, बिजली का कड़कना है, ये सारी की सारी जो मौसमी घटनाएं घटित होती है उसका जो संबंध होता है वो मुख्य रूप से किससे होता है, सौमंडल में। अब देखिए जो सौमंडल है, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाओगे सौमंडल के अंदर तो जो तापमान में जो कमी होती है वो प्रति 165 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यानी आप जैसे जैसे धरातल से ऊपर की ओर जाओगे तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाएगा ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडल। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो अगर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर जाओगे तो सौमंडल में तापमान है वो कम होता जाएगा। तापमान की जो घटने की दर होती है वो इस प्रकार से रहती है। दूसरी बात है कि जितने भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं वो भी इसी मंडल से होती है। इसके अलावा इस मंडल के अंदर मुख्य रूप से गैस और जल वाष्प या धूल के जो कण हैं वो इसी मंडल के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और अधिकांश जो भारी गैसें अगर बोलते हैं अपन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन वगैरह है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो मुख्य रूप से जो भारी गैसें वो इसी मंडल के अंदर देखने को मिलती है प्रमुख रूप से। और जल वाष्प और धूल के कणों का भी संबंध है वो भी मुख्य रूप से इसी सौमंडल से पाया जाता है। और यहाँ से जो अपन बोलते हैं कि जो तापमान
में जो परिवर्तन होता है, यानी जैसे जैसे अपन बोलते हैं कि जो तापमान है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, उससे जो वायुमंडल जो गर्म होता है, यानी जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की तरंग है वो वापस पृथ्वी के ऊपर पहुंचने के बाद उसका जो परावर्तन होता है, तो मुख्य रूप से यहाँ से जो वायुमंडल जो गर्म होता है वो यहीं से जो सूर्य की जो किरणें हैं उनका यहाँ से पहुँचने के बाद जब वो उसका परावर्तन होता है वापस उससे होता है। इसमें मुख्य रूप से जो क्रिया होती है, जो तापमान ह्रास होती है, वो 3 विधियों से होती है: संचालन विधि, विकिरण विधि और सवनीय विधि। यानी तीनों विधियों से यहाँ का जो तापमान है उसका जो परावर्तन होता है। तो ये भी यहाँ के जो तापमान है उसको परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मानी जाती है ये परत। दूसरा जो आता है मुख्य रूप से आता है समताप मंडल। कौन सा आता है? समताप मंडल। जैसे कि नाम से पता है समताप, यानी इसके अंदर तापमान समान रहता है। इसकी जो मोटाई होती है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन अगर कुछ लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो वो उस परत की जो ऊपरी जो सीमा है उसको कितना मानते हैं? 50 किलोमीटर। और बहुत सारे लोग हैं इसको कितना मानते हैं? 80 किलोमीटर के आसपास। एक इन दोनों के बीच में अपन सौर मंडल और समताप मंडल की बात करें इन दोनों मंडलों के बीच में एक सीमा पाई जाती है, और वो जो सीमा है वो एक परत के रूप में है, और उस सीमा या परत की जो मोटाई है वो 1 से लगाकर 2 किलोमीटर के बीच में है। तो जैसे ही सौरमंडल खत्म होता है और सप्ताह मंडल शुरू होता है, उसके बीच में 1.5 से लगाकर 2 मीटर जो मोटी परत है उसको अपन बोलते हैं सोप सीमा। क्या बोलते हैं? सोप सीमा। या ट्रोपोपास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सौर मंडल और सप्ताह मंडल के बीच में जो सीमा बनाती है उसको क्या बोलते हैं? अपन सोप सीमा बोलते हैं। जैसे ये खत्म होता है 16 किलोमीटर पे, वैसे ये 1.5 से लगाकर 2 किलोमीटर के बाद एक परत है उसको अपन बोलते हैं सोप सीमा। उसके बाद किसकी शुरुआत होती है? सप्ताह मंडल की। सप्ताह मंडल है इसमें तापमान समान रहता है, इसलिए अपन देखिए जैसे जैसे पहले वाले में अपन पढ़ा था कि जैसे ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाओगे तो तापमान में वापस क्या हो जाती है? वृद्धि शुरू हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर जाते हो तो तापमान है वो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि यहाँ पे तापमान अगर पहुंचते पहुंचते अपन कहते हैं वो माइनस में चला जाता है। किसमें चला जाता है? यानी सौर मंडल में जो तापमान की जो कमी होने की दर है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो अगर ध्रुव के आसपास की अगर बात करते तो लगभग वो टेम्परेचर वो -7 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, या भूमध्य रेखा के पास की। जबकि इधर वापस अपन ऊंचाई की ओर जाओगे तो तापमान बढ़ता है और लगभग 50 किलोमीटर पे पहुंचने पर जो तापमान आता है वो लगभग कितना हो जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अब देखिए जो 16 और 50 किलोमीटर है, कुछ इसको 50 किलोमीटर की ऊपरी सीमा मानते हैं, कुछ 80 किलोमीटर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्टालर महोदय जो इसका कितना मानते हैं? 50 किलोमीटर। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता कि इसके अंदर मौसम से जो संबंधित जो घटनाएं वो नहीं होती है, न के बराबर, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कि एक प्रकार का शांत क्षेत्र होता है। यानी जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं उसको अगर सबसे अनुकूल माना जाता है वायुयान को उड़ान की दृष्टि से, तो वो समताप मंडल में आ जाए। यानी इसमें जो अपन कहते हैं कि सौर मंडल के अंदर मौसम से संबंधित घटनाएं होती है, बादल का बनना, वर्षा का होना है, बिजली का कड़कना वगैरह, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो इस समताप मंडल के अंदर नहीं होती है, इसलिए वो एक सुरक्षित स्थान माना जाता है वायुयान की उड़ान की दृष्टि से। इसके अंदर ही एक महत्वपूर्ण जो आता है ओजोन मंडल आता है। क्या जाता है? ओजोन मंडल। जैसे कि नाम से विदित हो रहा है कि इसके अंदर मुख्य रूप से जो ओजोन गैस है या O3 गैस है वो पाई जाती है। अब देखिए तो 16 से लगाकर, यानी सप्ताह मंडल के अंदर ही 16 से लगाकर जो 35 किलोमीटर का दायरा है, क्या है? यानी अपन यूं बोल सकते हैं कि जो सप्ताह मंडल का ऊपरी भाग है 35 किलोमीटर तक का दायरा है, वहाँ स्पेशल एक गैस पाई जाती है ओजोन गैस। उस ओजोन गैस की सांद्रता इस क्षेत्र में सबसे अधिक होने के कारण 16 से लगाकर 35 किलोमीटर के बीच में, इसलिए इस जो परत है उस परत को या कोई अपन क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ओजोन गैस की सांद्रता अधिक होने के कारण 16 से लगाकर 35 किलोमीटर का जो भाग है सप्ताह मंडल का ऊपरी भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल बोलते हैं। अब देखिए इस ओजोन मंडल या ओजोन परत का अपने लिए बहुत महत्व है। यानी पृथ्वी के ऊपर अगर अपन ओजोन परत की बात करें या ओजोन गैस की बात करें तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि
सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें हैं, जिसको अपन अल्ट्रावायलेट बोलते हैं या पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, वो बहुत ही विनाशक तरंगे होती है। और जैसे ही वो सूर्य से पृथ्वी के धरातल पर आती है, तो उस प्रकार की जो तरंगे होती है विनाशकारी पराबैंगनी किरणें, उसको रोकने का जो काम है वो यही मंडल करता है, ओजोन मंडल। अब जैसे अपन देखेंगे, जैसे ही ये परत है उसके अंदर अगर छेद होता जाएगा या धीरे धीरे उसका नुकसान होगा, तो वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं वो सीधे अपने पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगी, तो यहाँ पे बहुत सारी जो बीमारियां हैं उस वजह से उसे होने का खतरा होता है। तो कुल मिलाकर अपने जो पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा का जो काम करता है वो कौन सा मंडल करता है? ओजोन मंडल या ओजोन परत करती है। इसलिए अपने एक सुरक्षा की परत के रूप में भी अपन इसको जान सकते हैं। तो ये भी इस सप्ताह मंडल का एक प्रकार का है भाग वो माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से ओजोन गैलेक्सी प्रधानता के कारण ही इसको अपन क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल या ओजोन परत बोलते हैं, जिसको सुरक्षा की दृष्टि से भी अपना बहुत ज़्यादा महत्व, ये एक प्रकार का अपने लिए कंबल की भांति काम करती है। तीसरा जो क्षेत्र आता है या तीसरी जो परत आती है ऊंचाई की ओर जाने पर, इन दोनों की बात में सबसे नीचे सौर मंडल, उसके ऊपर सप्ताह मंडल, उसके ऊपर है मध्य मंडल। ये मध्य मंडल है, ये 50 से लगाकर 80 किलोमीटर के बीच का भाग है, उसको अपन मध्य मंडल के रूप में जानते हैं। इस मध्य मंडल में ये विशेषता है कि जो यहाँ से तापमान कम हुआ था वो वापस बढ़ता है और वापस यहाँ पे कम हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि 50 किलोमीटर जो तक है या 80 किलोमीटर, अगर कुछ लोग इसको 50 किलोमीटर मानते हैं और कुछ इसको 80 किलोमीटर मानते हैं, यानी 50 किलोमीटर मानो या 80 किलोमीटर है मानो, इस ऊंचाई पे जाने पर जो तापमान है वो वापस है लगभग -80 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? -80 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो देखिए, दूसरी एक इसकी विशेषता है कि ये ऊपर की ओर जाने पे इसमें तापमान कम होता जाता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान कितना हो जाएगा? -80 डिग्री, यानी इसमें ऊपर की ओर जाने पर तापमान कम हो रहा था, इसमें वापस बढ़ रहा था, इसमें वापस क्या होगा? कम होगा। तो मध्य मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर जो तापमान होता है वो वापस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पहुंचने तक वो जो तापमान है वो घटकर कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। अब देखिए, अगला जो मंडल आता है वो अपना लिए आता है आयन मंडल आता है, यानी आयनोस्फीयर होता है। इसका नाम आयन इसलिए पड़ा है कि इसके अंदर मुख्य रूप से आयन पाए जाते हैं, या जैसे अपन कहते हैं प्लस माइनस जो है वो पाया जाता है। अब जितनी भी अपने यहाँ पे इस पृथ्वी के ऊपर रेडियो से संबंधित या दूरसंचार के साधन या जो इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, मोबाइल वगैरह, टेलीविजन है, रेडियो वगैरह, उस सारा का सारा जो संबंध है वो इसी मंडल से लिया जाता है, आयन मंडल। और आयन मंडल है, इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से लगाकर 640 किलोमीटर के भाग है, उसको अपन आयन मंडल के रूप में जानते हैं। तो जो भी संसार से संबंधित पृथ्वी के ऊपर एक्टिविटीज होती है उसके अंदर इसी का योगदान रहता है, आयन मंडल का। और इसीलिए इसको अपन आयन मंडल, यानी जो भी वो संसार के साधन संभव हुए हैं वो इसी परत की देन मानी जाती है। अब देखिए, इस आयन मंडल है, इसके अंदर मुख्य रूप से जो स्वतंत्र हाइड्रोजन है, हीलियम है या नाइट्रोजन गैस है, वो जो है वो आयन के रूप में मिलती है। जो सौर ऊर्जा आती है तो वो एक प्रकार की अलग अलग परतें पाई जाती है। तो इस आयन मंडल को अपन बोलते हैं कि इसके वापस 3 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है? 3। पहली जो परत है उसको अपन बोलते हैं डी परत। कौन सी परत है? डी परत। आयन मंडल की पहली परत है वो डी परत है। दूसरे नंबर पे आती है ई परत है और तीसरे आती है एफ परत है। ये है मध्यम प्रकार की जो रेडियो तरंगे होती है। कौन से प्रकार की? मीडियम प्रकार की जो रेडियो तरंगे होती है उसका जो शुरुआत होती है या वो इस परत में पाई जाती है मध्यम तरंगे। जो लघु तरंगे होती है वो एफ परत के अंदर पाई जाती है, यानी जो लघु मध्यम तरंग चुंबकीय रेडियो तरंगे है, मध्यम रेडियो तरंगे वो यहाँ पाई जाती है, और जो लघु तरंगे है वो कहाँ पाई जाती है? एफ परत में। डी परत की जो मोटाई है वो 60 से लगाकर 96 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ई परत है, इसकी मोटाई 96 से लगाकर 144 किलोमीटर, और सबसे ऊपर की ओर पाई जाती है आयन मंडल की तीसरी परत है वो एफ परत, जिसकी मोटाई है 144 से लगाकर 360 किलोमीटर के बीच में। तो ये इसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। और जितने भी रेडियो वगैरह का संचालन होता है वो इसी की वजह से। अगर ये कहते हैं कि आयन मंडल नहीं होता है तो सूर्य से आने जो रेडियो तरंगे आती थी वो अंतरिक्ष में इतनी असीमित दूरी पर फैल जाती है कि शायद उसका पृथ्वी के ऊपर पहुंचना संभव नहीं होता। अगर पृथ्वी के ऊपर पहुंचना संभव नहीं होता रेडियो तरंगों का, तो शायद ये जो संसार के साधन है उसका अपन शायद उपयोग भी नहीं कर पाते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जिसको बोला जाता है,
उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा ये दोनों जो प्रकाश है जो संभव हुए हैं, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, वो भी इस आयन मंडल के कारण ही संभव हुआ है। यानी जो एक प्रकार की अजीब सी जो रोशनी दिखाई देती है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव पे बोलते हैं इसको दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, ये भी इस आयन मंडल की वजह से ही संभव हुआ है। और उसके बाद अंतिम जो परत आती है वायुमंडल की, वो आती है वायुमंडल, और 640 किलोमीटर से ऊपर का भाग है जिसको अपन अंतरिक्ष के रूप में भी जानते हैं, वो वायुमंडल कहलाता है। इसके विषय में बहुत सारी जो जानकारी है वो अधूरी है, यानी लगभग अपन कहते हैं कि जो 640 किलोमीटर का ऊपर का भाग है उसके विषय में विद्वानों में या वैज्ञानिकों में बहुत ही कम जानकारी है। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि इस विषय के अंदर इतनी जानकारी अपने पास नहीं है। अब अपन एक सामान्य रूप से देख सकते हैं कि वायुमंडल का जो विभाजन होता है लंबवत रूप में, तो जैसे वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहली परत आती है सौरमंडल, उसके बाद आती है सप्ताहमंडल, उसके बाद आती है मध्य मंडल, उसके बाद आती है आयन मंडल, उसके बाद सबसे अंतिम में वायुमंडल या एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अपनी अगली क्लास होगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की, अपन पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वो क्लास, अगली वाली जो क्लास है वो वायुमंडल के संगठन के ऊपर रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।